अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये मैंने लगा दिया जी रिकॉर्डिंग पर। और डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं आईटी। ये इस वक्त शाजी कॉलेजिएट वाटरफ्रंट कैंपस की क्लास है और इस वक्त आज हम पढ़ रहे हैं आईटीबी। और आज का जो हमारा सवाल है वो आपकी स्क्रीन के सामने इस वक्त मौजूद है। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन या डिफरेंशिएट। एक्सप्लेन का लफ्ज हटा देते हैं, डिफरेंशिएट से स्टार्ट करते हैं। सर ये तो हमने पढ़ा दिया था। हैं? नहीं, ये मैंने सिर्फ सवाल लिखवाया था, पढ़ाया नहीं था बेटा। Differentiate between हाँ जी memorandum जी of जी association and article of association. Differentiate between memorandum of association and article of association. ये हमारा सवाल है। तो आज हम देखेंगे memorandum of association और article of association। वैसे तो ये दोनों चीजें मैं आपको अलग अलग पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, लेकिन अब हम देखेंगे इसके डिफरेंसेस। दोबारा शुरू करते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक। नहीं हो गई। मेरे पास से लोड ही हो रही है, सिर्फ लोड हो रही है आपके पास। बेटा आपका इंटरनेट सस्ता वाला है, इसका मतलब थोड़ा महंगा वाला इंटरनेट लग रहा है। सर मेरे पास से भी अब चली गई। मैं तो सबके पास से चली गई होगी, मैंने दोबारा शेयर किए ताकि जिनके पास नहीं आ रही उनके पास भी आ जाए, इसलिए, ठीक है ना। असल में ये होता है कभी थोड़ा नेटवर्क आपकी तरफ का डाउन हो जाएगा तो आवाज भी मेरी जो है ना वो सुर में आने लगेगी, लय में आने लगेगी, ठीक है ना। ऐसा भी होता है, कभी कट कट के आने लगेगी, कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन है ना। अब हमने आमने सामने तो इस वक्त हमें नहीं। बहरहाल अपनी बात का आगाज करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो पहला डिफरेंस हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो पहला डिफरेंस है वो किस बुनियाद पर है? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में पहला है राइट्स एंड लिमिटेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन राइट्स के बारे में कहता है द राइट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ a joint stock company are given in the memorandum of association. The rights and limitation of a joint stock company are given in memorandum of association. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है ना, जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी वो क्या काम कर सकती है और क्या काम नहीं कर सकती, इससे रिलेटेड तमाम बातें लिख दी जाती हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। जब एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिख दिया जाता है तो उसके बाद जो कंपनी होती है वो जस्ट लाइक अ रोबोट काम करती है। यानी जो कुछ उस मेमोरेंडम में लिख दिया गया, जो कुछ उस मेमोरेंडम में लिख दिया गया, अब सिर्फ वही काम कंपनी करती है, उसके अलावा कोई काम कंपनी नहीं करती। सही। तो ये इसके अंदर बताया गया। उसमें उसके राइट्स लिखे हुए होते हैं कि वो क्या क्या काम कर सकती है कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये भी कहाँ लिखा होता है? ये भी लिखा हुआ होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ऑन द अदर हैंड ये लिखा हुआ होता है कि भाई उसकी जिम्मेदारियां क्या है और उसकी वो कहाँ जाकर लिमिटेड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन सा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कौन सा है? किसमें? डिफरेंसेस में देखें, ऊपर लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरी तरफ भी लिखा हुआ है, दोनों में लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वाह वाह वाह, तालियां। ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यही कंफ्यूज हो रही थी, मगर मैंने आपने लिखा है तो आप लिखा होगा। देखें, ये आपने बहुत अच्छा किया, सवाल कर लिया, मैंने तो तवज्जो नहीं दी थी इसके ऊपर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर गर्मी बहुत है ना, जब भी ऐसा हो गया होगा। हाँ, ये भाई आप तो डॉक्टर होना चाहिए था, आपको तो सब पता है। मैं साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट, अच्छा अच्छा, खैर। तो द राइट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी। तो हमने इसमें क्या लिख दिया कि भाई जो भी काम वो कर सकता है, जो नहीं कर सकता। अब क्या नहीं कर सकता? मिसाल के तौर पर अगर मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ है कि ये कंपनी लोन नहीं ले सकती, ये लिखा हुआ, या तो नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर वो कंपनी लोन नहीं ले सकती। यानी कि अगर मेमोरेंडम में लिखा हुआ होगा कि लोन ले सकती है तो लोन वो कंपनी को मिलेगा, वरना लोन नहीं मिलेगा। अगर मेमोरेंडम लिखा होगा तब भी नहीं मिलेगा कि नहीं ले सकती। अगर कुछ नहीं लिखा तब भी नहीं ले सकती। यानी कि जब तक ये नहीं लिखा हुआ कि ये लोन कंपनी ले सकती है, तब तक वो कंपनी लोन नहीं ले सकती। आगे बात समझ में? अच्छा जी।
So इसी तरह मतलब a company just work like a robot. Whatever is being written in memorandum of association, the company will follow the same, right? अच्छा जी. इसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है these are rules and regulations of the company formed within the scope and limitations of the memorandum. ठीक है ना. तो ये कंपनी क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, यानी कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के अपने. देखें, अब मेरे घर में कुछ उसूल हैं, उसका पाकिस्तान के कौमी जो हमारे कानून है उससे हमारे घर के रूल्स एंड रेगुलेशन का कोई ताल्लुक नहीं है. इसी तरह कंपनी जो होती है, कंपनी जो रूल अपने लिए बनाती है, कंपनी जो रूल अपने लिए बनाती है, उसके उस रूल्स का कानून से कोई ताल्लुक हो या ना हो, कोई इससे रिलेट नहीं करती. बात मिसाल के तौर पर हमारी कंपनी में ये है, मैं बैंक अल हबीब की तरह मिसाल देता हूँ. बैंक अल हबीब में ये है कि जो बंदे आते हैं वहां पे जॉब करते हैं, उनको डार्क कलर की पैंट पहननी है और लाइट कलर की शर्ट पहननी है. ठीक है ना. किसी भी बैंक अल हबीब में जाकर ऑब्जर्व कीजिएगा, डार्क पैंट होगी और लाइट शर्ट होगी. अब ये क्या है? ये रूल है वहां का. अच्छा जी. अब ये कहीं कानून में लिखा हुआ है तो पुलिस पकड़ लेगी. अगर लाइट पैंट और डार्क शर्ट होगी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फांसी पे लटका देगी, बंद कर देगी, मारेगी, पीटेगी. ऐसा कुछ है नहीं, कानून में नहीं है. लेकिन कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि ये ड्रेस कोड होगा तो वही ड्रेस कोड होगा. ये एक खास किस्म की टाई एचबीएल में पहनी जाती है तो अब वही टाई पहननी होगी. ये उनका अपना रूल है. ठीक है जी. इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है. सही है. आई होप कि बात समझ में आ रही होगी आपको. अच्छा जी. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं वो सारे के सारे, उनका ताल्लुक जो होता है बेसिकली वो होता है कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से. यानी कि एक जो भी एम्प्लॉइज वहां पर जॉब कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉइज वहां पर काम कर रहे हैं, वो किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, ये तमाम बातें इसके अंदर लिखी हुई होती है. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन. अच्छा, एक बात और इसमें बताऊं कि आर्टिकल में जब मर्जी चेंज कर दो. भाई मेरे घर का रूल है कि 9 बजे के रात को 9 बजे के बाद अभी कोई घर में नहीं जाएगा. हालात सही होते हैं, रात को 12 बजे के बाद कोई घर में नहीं जाएगा. कानून से कोई परमिशन ली, किसी कमिश्नर से परमिशन ली, किसी एसएसपी से परमिशन ली नहीं. ठीक है. इसी तरह कंपनी के अंदर, कंपनी ने कहा 9 बजे खुलेगी, 5 बजे बंद होगी. कंपनी ने कहा 10 बजे खुलेगी, 6 बजे बंद होगी. कंपनी ने कहा 2 बजे दोपहर को खुलेगी, रात को 12 बजे बंद होगी. कंपनी ने कहा 24 घंटे खुली रहेगी. यानी कंपनी जो कुछ मर्जी आए उसकी, वो कंपनी कह सकती है. उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा और कोई उसमें पूछने वाला नहीं होगा, कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता. प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, मेमोरेंडम की बात करेंगे. पहले लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है, जैसा कि आपने देखा कि लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है उसका ताल्लुक मेमोरेंडम से है, और राइट साइड पर जो लिखा हुआ है उसका ताल्लुक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से है. ठीक है जी. नाउ मेमोरेंडम. Memorandum provides information for all the people inside as well as outside the company about nature and full details of the company. तो मेमोरेंडम में क्या है? मेमोरेंडम प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द पीपल, तमाम लोगों के बारे में, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द कंपनी. इनसाइड के लोगों के बारे में भी बताता है और आउटसाइड द जो कंपनी जो है उन लोगों के बारे में भी ये मेमोरेंडम बताता है. अबाउट द नेचर एंड फुल डिटेल्स ऑफ द कंपनी. कंपनी का नेचर भी बताएगा, फुल डिटेल्स भी बताएगा. यानी कि अगर किसी कंपनी की कुंडली निकालनी, हिंदू जैसे कुंडली बनाते हैं ना, बच्चा पैदा होता है पूरी कुंडली बना देता है, तो अगर पूरी डिटेल्स किसी भी कंपनी की चाहिए तो आपको क्या देखना होगा? आपको जस्ट उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखना होगा. सही है. इसके बाद है आर्टिकल्स के बारे में. Articles provide guidance and contain rules and regulations to be followed by the people engaged in the activities of the company. अच्छा जी. So आर्टिकल क्या है? प्रोवाइड करता है गाइडेंस, कंटेन होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय द पीपल एंगेज इन द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी. यानी कि उस कंपनी में जो लोग मौजूद हैं, जो लोग हैं बसते हैं,
वो लोग क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके अंदर लिखे हुए होते और नए आने वालों को गाइड भी करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो बच्चे सब मौजूद हैं उनमें से किसी का अगर मैं नाम अरसलान जमील साहब है हमारे, ठीक है ना। अच्छा देखें तकरीबन जो है काफ़ी सारे बच्चे जो हैं अपने नाम से हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। सानिया बेटा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नज़र नहीं आ रहा है, इकरा आपका भी नज़र नहीं आ रहा है, तो अपना भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर लिखें, रीनेम करके जाके करें। इकरा सर आप भी .com लिख के और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। वेरी गुड। सो आर्टिकल के बारे में आपने सुन लिया, गाइडेंस देता है। तो जैसा कि अब मिसाल के तौर पर हम जमील के ऊपर, अरसलान जमील के ऊपर एक मिसाल दे रहा था कि इन्होंने एक नई जगह पर इनकी जॉब लगती है। अब वहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इनसे कुछ सवाल किए जाएंगे। तो अब ये जवाब दे कि भाई कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये वो। हमारे पास मुख्तलिफ इदारे हैं और उनके उनके जो थ्योरीज है वो मुख्तलिफ, ठीक है ना। मुख्तलिफ इदारे और उनकी मुख्तलिफ थ्योरीज। मिसाल के तौर पर बैंक अल हबीब की थ्योरी, दोबारा बैंक अल हबीब का जिक्र कर रहा हूँ कि उनकी थ्योरी है कि जैसे मैं यहाँ रहता हूँ जी एफबी एरिया के अंदर, अब मेरे घर से करीब तरीन जो ब्रांच होगी मुझे वहाँ पोस्ट किया जाएगा। अब मैं पैदल भी अपने घर, यानी कि मेरे लिए आना जाना कितना आसान हो जाएगा। सदर की जो अपॉइंटमेंट करेंगे वो सदर में ही हायर कर लेंगे उसको। ये बैंक अल हबीब की थ्योरी है, बैंक अल हबीब का नजरिया। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे इदारे का नजरिया। नेशनल बैंक, नेशनल बैंक है अंधी मैनेजमेंट। बंदा एफबी एरिया का उसको सदर में डालेंगे, सदर वाले को एफबी एरिया में, ठीक है ना। ये है नॉर्मल उनका जो स्टाइल है। फिर सिंध वाले को पंजाब में, पंजाब वाले को केपी में, केपी वाले को बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान वाले को विलेज बलूचिस्तान, यानी कि इंटर प्रोविंशियल भी ट्रांसफर उठा के कर देते। मेरा खुद बलूचिस्तान ट्रांसफर हो चुका है एक बार, और एक बार मेरा इस्लामाबाद भी ट्रांसफर हो चुका है। ये एसएमई बैंक में हुआ था। एसएमई बैंक आप कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा। दिस इज द ओनली स्पेशलाइज्ड बैंक ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ था। तो मैंने दोबारा जो तरीका है हमारे यहाँ ट्रांसफर रुकवाने का वो मैंने किया, जो भी किया, ठीक है। अच्छा जी, तो गाइडेंस देता है, काम करने का तरीका बताएगा। आपने 9 बजे आना है, शाम को 5 बजे जाना है, आपने ये वाली ड्रेसिंग करनी है, ये वाली गलतियाँ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, वगैरह वगैरह। खाने के टाइम किस टाइम जाएंगे, नमाज पढ़ने किस टाइम जाएंगे, कितना टाइम आपने लगाना है, खाने में कितना टाइम लगाना है, नमाज में कितना टाइम लगाना है, आप कितनी तेज आवाज में बात कर सकते हैं, बदतमीजी अगर आप किसी से करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपके साथ क्या किया जाएगा। इससे रिलेटेड तमाम बातें इसमें लिखी हुई होती है। ओके, मेमोरेंडम, 2 सवाल मेरे पास आए हैं, एक लाइबा का है और एक मिन्हा का है। पहले मिन्हा के सवाल का जवाब दूं, क्या मेमोरेंडम चेंज हो जाता है? मेमोरेंडम चेंज करना इतना आसान नहीं, ठीक है ना। मेमोरेंडम जल्दी से चेंज नहीं होता। आर्टिकल में तो ये है हर 6 महीने बाद कोई तब्दीली आ सकती है, हर 6 महीने बाद कोई तब्दीली आर्टिकल में आ सकती है, आती है, लेकिन मेमोरेंडम में तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि मेमोरेंडम के लिए आपको तमाम सरकारी इदारों से परमिशन लेनी पड़ती है उसमें चेंज करने के लिए, उसको अप्रूव कराना पड़ता है। तो ये इतना आसान नहीं होता। तो अमूमन जो मेमोरेंडम एक बार कंपनी का बन जाता है उसको चेंज ही नहीं करते। बहुत बहुत कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर जाकर उसको चेंज किया जाता है, वरना उसे चेंज नहीं किया जाता। ये बात किसकी थी? ये थी मेमोरेंडम। अब बताते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल में जब मर्जी चेंज, सुबह चेंज, शाम चेंज, दोपहर चेंज, रात चेंज, ये चेंज, वो चेंज, हर चेंज मतलब बार बार कोई इशू नहीं। अब इट डजंट मीन कि वो रोजाना सुबह उठ के चेंज कर देते, कोई ऐसा नहीं है, मतलब लेकिन उसमें कोई इतना इश्यूज नहीं होते, उनको वो कर सकते हैं चेंज। अच्छा, अब बारी है सर मेमोरेंडम वाले का पॉइंट फिर से बता दें। अब भाई कौन सा पॉइंट बताऊं? मैंने तो 2 बताए।
मेमोरेंडम ये था कि सारी इंफॉर्मेशन होती है इदारों की, इदारे की सारी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में मिलेगी, उसके तमाम डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में मिलेगी, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में मिलेगी, सेल्समैन की इंफॉर्मेशन, सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में मिलेगी। ये बेसिकली इसका मकसद था। ठीक है ना, अब नंबर 3 पॉइंट पे जाते हैं। Amendments and alterations. Amendments and alterations. Okay. Amendment किसे कहते हैं? Amendment कहते हैं तब्दीली को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को। Alteration भी इसी को तकरीबन है, कितना कोई खास फर्क नहीं है। Amendment and alteration in memorandum can be done simply. They need cannot be done simply. They need a long and strenuous procedure. देखा, वही बात आ गई ना कि इतनी आसानी से आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है? इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है। एक लंबे प्रोसेस से गुजरकर इसमें तब्दीली की जा सकती है, और इस लंबे प्रोसीजर से बचने के लिए ओके हमजा, मेरी आवाज बाकियों को तो आ रही है ना, उनको आ नहीं रही आवाज अरसलान भाई को हमारे। ओके, amendments and alteration is possible in memorandum of association, but इसका प्रोसीजर क्या है? पहले तो आपको कंपनी के शेयर होल्डर से 2/3 मेजॉरिटी से उसको एक्सेप्ट करवाना होगा, फिर आप लेके जाएंगे रजिस्ट्रार होता है कंपनी के पास, गवर्नमेंट है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ठीक है ना, सेशन कोर्ट में अपील करनी होगी, वो अपील जज सुनेगा, हाँ भाई क्यों आपको इसमें ऑल्ट्रेशन करानी है, ठीक है ना, उसको भी आप बताएंगे। उसके बाद इतनी सारी तमाम गुफ्तगू के बाद ऐसा मुमकिन होगा। सही है जी। ओके, changes in article can be made at any time with the majority decision resolution passed by shareholder। यानी कि सिर्फ आपने क्या करना है, आर्टिकल में कि जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं, मेजॉरिटी हैं 51% अगर एक तरफ हो जाए तो वो आर्टिकल में कोई भी किसी किस्म का चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आर्टिकल में चेंज किस तरह से आएगा, जब 51% मेजॉरिटी जो भी देगी उस हवाले से आर्टिकल में चेंज हो जाएगा। सही, तो अमेंडमेंट्स आपने सुन लिया। आर्टिकल में चेंज किस तरह होगा? आर्टिकल में जो कंपनी के अपने बंदे हैं, इसका मतलब क्या, आर्टिकल में चेंज किस तरह से हो रहा है? कंपनी के अपने बंदे तब्दीली कर रहे हैं, वॉट एवर दे आर गोइंग टू डू, कंपनी के अपने बंदे खुद तब्दीली कर रहे हैं, इसमें बाहर वालों का कोई किरदार नहीं है। सही है जी, आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग प्रोसीजर नंबर 4 5 दो ही हैं बस, पता सवाल छोटा है आज। So we were talking about changing procedure. Memorandums clauses can be changed by following a legal lengthy procedure। अगर हम कोई चीज चेंज करना चाहते हैं, इसमें वही बात हमें एक तरह से देखा जाता है, और डिफरेंसेस कम है तो वो लौट पलट के वही तरह की बातें लिखी जाती हैं कि लीगल लेंथी प्रोसीजर। आर्टिकल कैन बी चेंज शेयर होल्डर्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन ऑन द मेजॉरिटी बेसिस, मेजॉरिटी वोट्स विद इन द लिमिट। चलो जी, वो तो वही बात दोबारा रिपीट हो गई। 5 formation of a memorandum of association is compulsory for the establishment of a company, without which it cannot become a legal entity।
A company without which cannot become legal entity, artificial person. स्लैश डाल के लिखा है लीगल एंटिटी आर्टिफिशियल पर्सन. पॉइंट नंबर 5 में ये कहा गया कि जब तक कोई कंपनी कर लें चौथा पॉइंट नोट कर लें. जब तक कोई कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बना लेती तब तक उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी. जब तक कोई कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बना लेती उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी. ऑन द अदर साइड हम क्या देखते हैं? आर्टिकल्स हैव नॉट टू बी फ्रेम्ड कंपल्सरीली. मतलब जो स्पेशली प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज होती हैं उनके लिए ये बनाना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई एज सच जरूरी नहीं होता. इसका स्क्रीन शॉट ले ले जरा ताकि मैं इसको जरा जो है ना नीचे आगे पीछे कर दूंगा. ठीक है ना. यानी कि बगैर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के भी बहुत सारी हैं कंपनीज जो कि काम कर रही हैं. सही है जी. If you have any question, then just let me know. ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ. अगले सवाल की जानिब हम बढ़ेंगे, लेकिन अगर उससे पहले आपको कोई सवाल है, then the questions and comments are welcome. कोई भी बेटा अगर आपका सवाल है. उबैदा शेख साहब जो कि हमारे एडमिन है वो भी इस वक्त हमारी मीटिंग में मौजूद है. वो ये देखने आए हैं कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसने फीस पे नहीं की भी हो और वो क्लास ले रहा हो. तो मैं वाला आप लोगों को सबको बता दूं, उबैदा साहब जो है आपको जांच रहे हैं. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. तो मेमोरेंडम और आर्टिकल में डिफरेंस हमने देख लिया. आगे बढ़ते हैं. आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है जरा मुझे बताइए. पॉइंट 5 में आर्टिफिशियल पर्सन में जी आर्टिफिशियल पर्सन ही लिखा हुआ है. अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. एक नए सवाल की जानिब हम बढ़ने वाले हैं. बहुत जल्द मैं एक नया सवाल आपके सामने पेश करने वाला हूँ. जी हमजा, आप अनम्यूट हो सकते हैं मेरे ख्याल से. तो मैं अनम्यूट योरसेल्फ क्या कहना चाह रहा है. एक बहुत ही दबंग सवाल हम शुरू करेंगे. आई होप के लिख लिया होगा आपने. लिख लिया ना ये पूरा. स्क्रीनशॉट लेने क्या कहाँ गया हमजा. हाँ बेटा. जी हमजा. हेलो हमजा. हेलो जी सर, लेना है स्क्रीनशॉट. अच्छा अच्छा ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, कोई इशू नहीं है. नोट नहीं किया फिलहाल मैंने. ये लें जी, आप पहला स्क्रीनशॉट लें. सॉरी, अभी सही हो गया. डन. ओके. सेकंड. डन. एंड दिस इज थर्ड. ये अब हो गया. डन. आइसक्रीम खाएगा कोई? आइसक्रीम वाला आया है? If you want, anyone needs ice cream, we have opportunity. Someone is calling for ice cream right above, right outside the street, right in the street, right? Okay, now let's start a new question. Are you ready for the new question? The new question is very interesting. Yes, here we go. And the question is, write a short note on
prospectus. Discuss various contents of prospectus. ये सवाल भी लिखे हैं, ये सवाल ये हाईलाइट मैंने कर दिया है. इसके अलावा आप लिख सकते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन prospectus. Have you done it? ओके, प्रोस्पेक्टस की हमने बात शुरू कर रहे हैं. आप सवाल लिख लिया आपने, 2 सवाल आप लिखेंगे. मैंने आपको कहा राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोस्पेक्टस और डिस्कस द वेरियस कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. 2 तरह से ये सवाल आपके एग्जाम्स में आया हुआ है. सही है, 2 तरह से ये आपके एग्जाम्स में आया हुआ है. जी अब आ रही है, इतना पता है, इतना बड़ा है आंसर, ऐसी आ रही है जैसे आप स्पेस में हो. अस्तगफुरुल्लाह, नहीं आ रही आवाज. ओके ओके, अभी करता हूँ मैं कुछ, आ जाएगी, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में आवाज. ओके, डिस्कस द वेरियस कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस कहते हैं बेसिकली एक उसको बुक होती है, इट्स जस्ट काइंड ऑफ बुकलेट in which all the details of the company and history, procedure, rules, regulations are written about profitability, capital investment, customers, suppliers. All the details are written in prospectus. ठीक है ना? Public company, for inviting the people for purchasing its shares, publishes its prospectus. यानी कि कोई भी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो तमाम लोगों को अपनी कंपनी में इनवाइट करने के लिए क्या करती है? तमाम लोगों को अपनी कंपनी में इनवाइट करने के लिए वो ये करते हैं कि वो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं. जब वो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो वो जाता है लोगों के पास. जब वो प्रोस्पेक्टस जाता है, लोग उसे पढ़ते हैं, उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं दायरे के बारे में. हमारे द्वारा यूं यूं यूं, जिस तरह जब किसी का रिश्ता होता है तो उसकी तारीफें कितनी कही जाती हैं. बाजार से समोसे लाते हैं, बोलते हैं हमारी बच्ची ने बनाया है, ठीक है ना, ये करा वो करा. लड़के की तनख्वाह पूछो, लड़के की तनख्वाह बताते हैं 3 लाख रुपए, पता चलता है बाद में 35,000 रुपए उसकी तनख्वाह है. ठीक है ना. तो बात ये कि इसी तरह ना प्रोस्पेक्टस होता है. प्रोस्पेक्टस रिश्ते से पहले की सारी कहानी है. प्रोस्पेक्टस में सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई होती हैं. जब इतनी अच्छी अच्छी बातें किसी इदारे के बारे में कोई बंदा पढ़ता है तो उस तमाम अच्छी बातों से वो बंदा मुतासिर हो जाता है. उन तमाम अच्छी बातों से वो बंदा क्या हो जाता है? मुतासिर हो जाता है. और जब वो मुतासिर हो जाता है तो उसको लगता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा इदारा है, इसमें तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसमें तो शेयर्स खरीदने चाहिए. तो फिर वो क्या करते हैं, उसमें शेयर्स परचेज करना शुरू कर देते हैं. और whenever they start purchasing shares, तो इस तरह जो है वो बस उनका काम चलने लगता है. जब मेरी कंपनी के शेयर्स बिकेंगे, डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, मेरा जरा तरक्की करता रहेगा, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट भी आती रहेगी. तो मकसद प्रोस्पेक्टस का क्या है? The purpose of prospectus is to invite public to buy shares. आवाम को मुतवज्जा करना, अटेंशन हासिल करना ताकि हमारे शेयर्स आराम से बिक सकें. राइट. This prospectus is prepared in the line of Companies Act 1948. ठीक है जी. ये प्रोस्पेक्टस जो है प्रिपेयर्ड इन लाइन ऑफ कंपनीज एक्ट 1948. और ये क्यों बना? प्रोस्पेक्टस का मकसद ये था कि जो कंपनीज एक्ट है 1948 का और उसके हिसाब से बना. प्रोस्पेक्टस हाइलाइट्स द हिस्ट्री,
मैं बताता इसी फाउंडर के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखा हुआ होता है। कोई भी इदारे के बारे में अगर हम ये डिस्कस करें तो जो भी उस इदारे का फाउंडर है उसके बारे में इसके अंदर जरूर लिखा हुआ होता है। आगे क्या लिखा हुआ होता है? आगे ये लिखा हुआ होता है कि मतलब हिस्ट्री के बाद प्रेजेंट, व्हाट इज द करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन में हमारा हेड कौन, हमारे एम्प्लॉयज कितने हैं, हम क्या क्या सैलरी दे रहे हैं, हमारे ऑफिस कहाँ कहाँ पर हैं, कितने शेयर्स हैं, कितना कैपिटल है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी लायबिलिटी है, कौन से बैंक को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कितनी सेल होती है। तो बेटा आएगा ना, अभी तो तमीज बांधी जा रही है, अभी तो सवाल आगे है, ठीक है ना। बाकायदा मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है मैं आपको बताऊं, कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा ना, कॉलेज से ना एक किताब मिलती है, उसको लिखा होता है प्रोस्पेक्टस। तो कॉलेज के बारे में होती है, उसमें उसकी प्रिंसिपल होती हैं, उसका स्टाफ की तस्वीरें होती हैं तमाम की, कि भाई ये हमारा स्टाफ है, ऐसा ऐसा है। तो प्रोस्पेक्टस क्या देता है? प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड डिटेल्स। प्रोस्पेक्टस क्या प्रोवाइड करता है? डिटेल्स ऑफ द कंपनी। अब ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसको छापिएगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें कुछ गेन करने वाला हूं। अभी देखिए ये मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, डिलीट, ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए, ये भी ज्यादा अच्छा। अभी सही है, अभी इतना तो होना ही चाहिए। अच्छा, अब एक बात तो ये हो गई प्रोस्पेक्टस। आपने कभी कॉलेज का किसी ने देखा है? जो कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, किसी ने देखा है? हाँ, हमजा ने देखा है, और किसी ने? सबा ने नहीं देखा, लाइबा ने देखा है, हमजा भाई को मिला भी था। आपको सबको मिलना चाहिए यार, कुछ नहीं तो द कैस्पियन कॉलेज है ना हमारा, इसका जाके आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। कॉलेज से लाजिम प्रोस्पेक्टस मिलता है। हमारे जमाने में प्रोस्पेक्टस मिला था, आज से कोई 150-200 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एसेंशियल्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। एसेंशियल्स उन लाजमी चीजों को कहते हैं जिनका होना जरूरी होता है। एसेंशियल्स उन लाजमी चीजों को कहते हैं जिनका होना जरूरी होता है। सही है। इसमें क्या है? द फॉलोइंग शुड लीगली बी मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस। कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए होना लाजमी। और ये लाजमी क्यों है? बिकॉज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, ऑर्डर्ड बाय द लॉ, ठीक है ना। तो अच्छा सवाल किया आपने। कॉपी कहाँ से करना है? देखें, वो तो यहीं से आप रेडियो से कॉपी करना होगा। ये मैं ना अभी आपको, देखें मैं अभी आपको दे रहा हूँ, देखें मैं हाथ के आदि किसको कर देता हूँ ना, बात की कहानी नहीं रखती, तो फिर आप मुझे मैसेज करते रहे, इससे बेहतर है। ये मैंने इसको कॉपी किया और मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अभी के अभी इसको कॉपी कर रहा हूँ। ये क्या, ये गर्ल्स में हो गया, ये कहाँ से आ गई? पार्ट 1 वाले बॉयज कहाँ चले गए? पार्ट 1 बॉयज, यार पार्ट 1 बॉयज में कोई मैसेज करें ताकि चैट में ऊपर आ जाए, पता नहीं कहाँ चला गया। पार्ट 1 है बॉयज वाले, कोई मैसेज करें ग्रुप में। हेलो लड़कों, कोई मैसेज करो किसी ग्रुप में, पार्ट 1 वाले में, पार्ट 1 सेक्शन है। आ गया? नहीं आया, अभी भी नहीं आया। हाँ अब आया, क्या है? तो कितना इजी हो गया आपको मैसेज करने से। ये मैंने बोल दी और ये मैंने, ठीक है ना। तो मैंने आपको हाथ के हाथ इसकी पूरी डिटेल दे दी, अब आपने आराम से आप कर लिएगा, ठीक है जी। कहीं और भी करना है तो कर देता हूँ आपके हाथ।
जी ठीक है ना, आपको हाथ के हाथ मैंने आपका इशू भी रिजॉल्व कर दिया है ताकि आप को दोबारा मैसेज करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आजकल ये हुआ है कि पिछले 1-2 हफ्ते से बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं देख पा रहा हूँ और उनकी तादाद तकरीबन 1200 हो गई है। तो अभी देखो किसी को बोलूँगा कि रिप्लाई करेगा। The following should legally be mentioned. Number 1, a copy of prospectus should be provided with the form of purchasing shares. यानी कि जैसे कोई शेयर खरीदने आएगा हम उसे प्रोस्पेक्टस देंगे, शेयर खरीदने आएगा प्रोस्पेक्टस देंगे, यानी कि ए साथ ले वाली कहानी। ऑन द स्पॉट जैसे ही कोई शेयर खरीदने आएगा आप उसको शेयर बेचेंगे, साथ में प्रोस्पेक्टस देना जरूरी है। It should be presented to the people as an invitation to purchase the share. दूसरे पॉइंट में ये बताया गया कि ऐसा नहीं है कि जब वो बंदा शेयर लेने आएगा, ठीक है ना, तभी उसको ये दिया जाएगा प्रोस्पेक्टस, बल्कि अगर वो शेयर लेने नहीं भी आता फिर भी उसे ये दिया जा सकता है। ऐसे क्या हो भाई, ये पढ़ लेना, अगर मूड बने तो खरीद लेना शेयर, ठीक है ना। मीटिंग एंड हो रही है हमारी।